10 साल को पहले आप कैसे देखते हैं? अगर उसे आप समराइज़ करें, फिर हम एक-एक मुद्दे लेकर बात करेंगे। आप सभी को सादर नमस्कार और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने और राजू भाई ने विशेष को मैं तो आपके नाम से परिचित था, लेकिन ये कड़ी जो जोड़ी है वो राजू भाई ने जोड़ी है, तो उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि अब ये समय ऐसा है ना शोभित भाई कि जहाँ हो सके उतना जहाँ मौका मिले बात करना हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सब सोच से परे होके ज़रूरी है कि मैं वहाँ जाऊँ, ना जाऊँ, बोलूँ, ना बोलूँ, ये सब मुझे नहीं लगता कि इसमें ये कोई मतलब वो बड़ी छोटी सोच हो जाएगी। क्योंकि जिस स्थिति से हम लोग गुज़र रहे हैं हालाँकि मैं और मुझे भी पता है कि आप भी और शायद राजू भाई भी मैं जानता हूँ, हम लोग वो पत्रकार हैं जो कभी सिंडिकेट में काम नहीं किए, ठीक है? लेकिन आज ये मौका ऐसा आके खड़ा हुआ है कि यहाँ तो सिंडिकेट में काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले ये बता दूँ मैं और 10 साल को समराइज़ कैसे करें शोभित भाई? बड़ा कठिन मामला है। मुझे तो क्या लगता है पता है क्योंकि मैं तो गुजरात से हूँ। तो मुझे तो अब मेरे लिए तो क्या है कि मुझे गिनना पड़ेगा 2001 से फिर। जी। है ना? तो आप हम लोग बाकी देशवासियों के लिए ये 10 साल हैं और हमारे लिए तो वो 2001 से गिन लीजिए कितना साल होता है, गणित हमारा बहुत कमज़ोर है। 23 साल हो गए हैं सर। 23 साल हो गए। से आप अमृतकाल में जी रहे हैं। हाँ, हम जी रहे हैं, गुजरात वाले जी रहे हैं। हाँ। तो हम तो वही सब होता हुआ देख रहे हैं, वही सब चीज़ जो है उसका थोड़ा पैकेजिंग अलग हो गया, थोड़ा कुछ रखने का स्टाइल अलग हो गया, बाकी तो वही सब चीज़ें जो यहाँ साहब करके गए थे, अब आप सबका सद्नसीब है कि आप सबको भी ये सब जो है देखना और सुनना और अनुभव करने को मिल रहा है ना? तो कुल मिला के समराइज़ अगर करना हो, तो मैं बहुत सोच समझ के बात कहना चाहता हूँ। वो ये है कि इससे भव्य अब आप तो महाराष्ट्र से हैं, तो वहाँ तो नाटक का बड़ा मतलब महत्व है। मतलब हमारे यहाँ थोड़ा गुजरात में इसको थोड़ा अलग तरह के देखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की अस्मिता में नाटक जो है वो बहुत थिएटर जो है बहुत एक गौरव की बात है पूरे कल्चर को लेकर। तो मैं नाटक तो नहीं कहूंगा, है ना? तो फिर वहाँ पे अपमान हो जाएगा। लेकिन मैं नौटंकी कह सकता हूँ। एक अद्भुत नौटंकी जो है वो चली है और जिसमें ऐसे बेस जो है वो हमको दिखाए जा रहे हैं, ऐसी कहानियां, ऐसे मनगढ़ंत कहानियां, मतलब कि कल्पना अगर आप करो तब भी आपको ऐसी कल्पना नहीं आएगी, उस तरह की बातें जो है वो आपके सामने रखी जा रही है। मैं है ना लिबर्टी में थोड़ा बात कर सकता हूँ ना आराम से? अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ सिर्फ लिबर्टी है, बाकी कुछ नहीं क्योंकि वो मुझसे वो मतलब राजू भाई जानते हैं कि मैं ऐसे ही बातचीत करता हूँ जैसे मैं बातचीत करता हूँ जीवन में, कैमरा में भी ऐसे ही बात करता हूँ, तो मुझे वो फॉर्मल होना नहीं आता है, तो थोड़ा उनको एक दिन सपना आया कि हम रर्बन गुजरात बनाएं। अच्छा, अर्बन ये क्या होता है? ये एक आपको पता है, आप हमारे कल्चर में जो बच्चे का नामकरण होता है वो बुआ करती है। जी। बुआ जो होती है आमतौर पे वो उस बच्चे का नामकरण करती है। हमारे यहाँ मोदी जी हैं जो बहुत अच्छा नामकरण करते हैं। है ना? तो अर्बन और रूरल दोनों को जोड़ दिया उन्होंने। हाँ, रर्बन। अब कहा कि रर्बन गुजरात और रर्बन का क्या फ्यूचर है, तो रर्बन कैसे डिफाइन किया जाएगा, वो हम समय तो क्या था कि हम लोग विधानसभा में जाते थे तो उनका तो प्रेस कभी नहीं होता था, लेकिन सरकार के मंत्रियों के द्वारा प्रेस होता था, तो कहते थे कि मुख्यमंत्री ने ये कहा है। तो हमने कहा कि ये रर्बन क्या होता है? तो बोले अर्बन और रूरल का मिक्सचर है रर्बन। तो मैंने कहा इससे क्या होगा? मतलब आप रर्बन गुजरात को आगे बढ़ाएंगे और कुछ घोषणाएं की थी, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, इसलिए मैं हवा में फेंकूंगा नहीं,
लेकिन उसका मतलब कुछ ऐसा इसका कुछ सार निकल के ऐसा आ रहा था कि अगेन वही थे वो, मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बातें थी कि कुछ 8 या 10 बड़े जो हमारे महानगर हैं, और वो तो ठीक है, वो तो महानगर हैं, तो वो तो अर्बन एरिया हो गया, लेकिन जो तालुका सेंटर्स हैं, तहसील सेंटर्स जो है, जहाँ हर जगह भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता होगा, गुजरात में भी होता है, यूपी में होता होगा, कि उसके जो उस तहसील के जो गांव के लोग होते हैं वो खरीदारी करने के लिए उस सेंटर में जाते हैं जी, वहीं जाते हैं ना वो लोग। जी, जी, तो फिर वो एक बड़ी मार्केट होता है उस आसपास के 60-70 गांव के लिए, 80 गांव के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो तहसील है ये सब हमारे अब जो है अर्बन एरियाज के तौर पे डिफाइन किए जाएंगे, और इनका हम जो है मतलब सब तहसील का हम इतना कल्याण कर देंगे, पूछे मत। फिर उसके बारे में बहुत सारा छपा, बहुत कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ नहीं, जैसे कभी होता नहीं। फिर उन्होंने एक दिन जो है वो प्रेस वार्ता रखी, उनको बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा अच्छा नरेंद्र भाई प्रेस वार्ता रख रहे हैं, गजब की बात है। ये उन्होंने, जहां तक मुझे ठीक से याद है, तो ये रखा था जीएनएफसी जो है, जीएमडीसी हमारा जो भवन है अहमदाबाद में, उसकी कॉन्फ्रेंस रूम में बहुत बड़ा है, वहां पे रखा हुआ था। और उन्होंने जाके बड़ी घोषणा की कि गुजरात जो है उसने एक बहुत अजीब गजब की उपलब्धि पाली है। हमने कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है, केजी बेसिन जो है, उसमें हमने कुछ पता नहीं क्या आंकड़ा फेंक दिया। उन्होंने कहा कि इतना ट्रिलियन मेट्रिक टन जो है वो गैस हमको मिल गया। और ये देखिए, ये सब चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं, अब आप कह रहे हैं सम अप करो, तो मैं इतनी जल्दी कर नहीं पाऊंगा, तो बहुत सारी चीजें आती हैं याद फिर, ठीक है। तो कहा कि ऐसा दिन आएगा आने वाले दिनों में कि आप नल का खोलोगे तो उसमें से गैस निकलेगा। अच्छा। घर घर में। अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बोले हुए हैं, ये राजू भाई हंस रहे हैं। एक गैस का उनको बहुत आकर्षण है वैसे गैस, ट्रिलियन, ये सारी चीजें सर अब मुझे समझ में आ रहा है कि देखो मोदी जी ने झूठ नहीं कहा था। 2014 में जो उन्होंने कहा था कि जो गुजरात मॉडल है वो देश में लाना चाहता हूँ, वाकई गुजरात मॉडल वो देश में ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप नलका खोलिएगा उसमें से गैस निकलेगा, मतलब, और आप मतलब तो हम तो अब हो गए, हम गल्फ कंट्री की जैसी हमारी हैसियत हो जाएगी, ये हो जाएगी। उसके बाद वहां से गैस निकला ही नहीं कभी। और पता नहीं कितने अरब रुपए जो है हमारे उसमें चले गए। ये उनके रहते हुए मेरे ख्याल से सबसे बड़ा स्कैम है। केजी बेसिन में जितना पैसा डाला गया, और जीएसपीसी जो हमारी कमाई, मतलब पब्लिक सेक्टर था, जो कमाऊ पब्लिक सेक्टर, जीएसपीसी, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जी, उसकी बैंड बज गई सर। इतना पैसा उसमें डाला गया है, और अनाप शनाप जो करप्शन हुआ है उसमें, उसकी कोई सीमा नहीं है। आज उसको कोई, बीच में हमने मतलब बहुत कोशिश की थी, हम जैसे कुछ पत्रकार थे, उन्होंने इस मुद्दे को जो है वो रोशनी देने की कोशिश की, पर क्योंकि वो जब यहाँ भी थे तब भी उनका काफी प्रभाव हुआ करता था माध्यमों पर जी। तो उन्हीं के चलते तो इंडिया टुडे को ये ख्याल आया कि एक हर साल का बेस्ट मुख्यमंत्री कौन है, ये इसका सर्वे शुरू होना चाहिए, वरना उससे पहले तो कहाँ कोई मुख्यमंत्री कौन श्रेष्ठ है उसके बारे में बात करता था। तो ये सब बड़े, उनका एक बड़ा प्लस पॉइंट है, मैं आपको बताऊं, जो कि हर एक, मुझे लगता है कि हर एक डिक्टेटर का रहा है। चाहे वो हिटलर पकड़ लीजिए आप, कोई भी पकड़ लीजिए, हिटलर तो ऐसे आ जाता है नाम सीधा मुंह पे, और कोई भी पकड़ लीजिए, वो ये है कि उनको सौंदर्यीकरण की बड़ी चाह रहती है। उनको लगता है कि हमारे नाम पे कुछ ऐसे कुछ स्थापत्य बनाया जाए जिससे दुनिया हमको याद रखे कि हम आए थे और हमने सबकी बैंड बजाई थी। तो वो अगर उन्होंने सही में कहीं कोई काम को अंजाम दिया हो, तो वो सब काम गुजरात में ऐसे हैं जहां ब्यूटिफिकेशन को तवज्जो मिली हो। जैसे अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट है जी,
वो बड़ी दिल से उन्होंने उस पर काम किया और वो बना, और पूरा बना, मतलब उसमें आधा अधूरा कुछ नहीं। अब वहां क्या न्यूसेंस है वो अलग बात, लेकिन ब्यूटिफिकेशन किया वो सरदार पटेल अगर जिंदा होते तो मना कर देते कि ये सब मत करो, लेकिन वो नहीं है, तो उन्होंने छूट लेते वो सबसे बड़ा पुतला बना दिया जी। वो शुरू भी किया, वो बना भी दिया। अब ये बात आप कोई पूछेगा कि वो किसानों के पास से जो उन्होंने जो है उनके हल और ये सब लोहा सब ले लिया, उसका क्या हुआ, तो उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। हाँ। लेकिन कैसे भी करके एलएनटी को देके, एलएनटी ने पता नहीं चाइनीज को पता नहीं जो भी है जी, पर वो कर दिया और पुतला खड़ा है। हाँ। तो ब्यूटिफिकेशन का काम है ना। वहां फिर वो केवड़िया कॉलोनी को फिर वो अलग से नाम एकता नगर नाम दे दिया, देखिए अलग से भी नाम दिया, नाम दे देते हैं नाम का ठीक है, वो कर दिया। फिर वहां की पूरी इकोसिस्टम की जो है, मैं क्या कहूं आपको, वो कर दी, विकास कर दी, आप जो चाहे। अरे मदर ऑफ सिस्टम कर दी, मदर ऑफ सिस्टम कर दी। वहां के आदिवासियों की और उनकी लाइफस्टाइल की और उनकी जो जीवन शैली थी उनकी भी आप समझ लो, बीप 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 जो समझना है आप समझ लो, वो कर दी। ठीक है, पर पुतला बना दिया, सरदार का पुतला बना दिया, और वो बन गया। मतलब आधा अधूरा काम वहां नहीं होता है कुछ भी। वो जब सुरेंद्रनगर जिले में जाते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और जब कहते हैं कि क्योंकि वो मेरा खुद का जिला है, मैं वहीं से आता हूँ, तो वो कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहां मैक्सिमम कॉटन प्रोड्यूस होता है। तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने वो हर बार वो कुछ दे देते ना, जुमला 5 अक्षर कर मिला के कुछ दे दिया, फिर आप ढूंढते रहो कि वो क्या होता है, लेकिन फिर कुछ होता है वो। तो वो कह दिया कि कॉटन का मैं हब बना दूंगा। तो हमारे गुजरात के किसान ये हो गया कि कुछ लोगों ने ऋण लेके जो है कॉटन जिनिंग फैक्ट्री डाल दी। अब उनका क्या हाल है वो आप समझ सकते हैं। वो हीरे का भी तो सूरत में हुआ है ऐसा, पूरा का पूरा हब बना लिया। और अरे वो 4200 ऑफिस है, 4200 ऑफिस हैं राजू भाई, उसमें से 3 काम कर रही है अभी। उसमें 4 दिन पहले रिपोर्ट की थी मैंने, उसमें सिर्फ 3 काम कर रही। 4200 में 3 बाप रे। यहाँ के गए थे, मुंबई के हीरा व्यापारी गए थे, वापस मुंबई आ गए वो, उसको और मैं क्लियर कर दिया। और उसमें मैं कोई कटाक्ष में नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ न्यूज बता रहा हूँ। बिल्कुल, ये 4 दिन पहले की बात। अच्छा, फिर वो जो जिस पर राहुल गांधी बहुत बदनाम हुए ना, आप सब जानते हैं, वो आलू डालोगे सोना निकलेगा, आलू डालोगे सोना निकलेगा। राइट। वो एक्चुअली उन्होंने नहीं कहा है, वो मोदी साहब की मिमिक्री कर रहे थे। वो उसका वो हमारा बनासकांठा जो है, वहां आलू की अद्भुत खेती होती है। वो पूरा आलू मैन्युफैक्चरिंग हब है बनासकांठा जिला, पालनपुर और उसके आसपास का। तो वहां जब मोदी साहब गए थे, तो वहां क्या बहुत सारी जो ये फ्रेंच फ्राइज बनाने वाली नहीं कंपनी होती है, बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज हैं। हाँ। तो उन्होंने कुछ स्टोरेज फैसिलिटी उस समय जो है वो कहीं खड़ी करने की कोशिश की थी, और उनका कुछ मैन्युफैक्चरिंग 2-3 कंपनी का यूनिट भी वहां पे लग रहा था। तो उस समय मोदी साहब ने कहा था कि बस आप आलू पकाते जाइए, आप इस तरफ से आलू डालेंगे, उस तरफ से सोना निकलेगा। ये नरेंद्र भाई का कहना था एक्चुअली, और जिसको मिमिक किया था राहुल गांधी ने, और बदनाम हो गए राहुल गांधी, और ये साहब बच गए। मेरे बहुत अच्छे मित्र है, मेरा सद्भाग्य रहा कि मैं मुंबई में 2 साल काम कर पाया। मैं कोविड के चलते फिर बहुत सारी चीजें हुई, तो फिर मुझे गुजरात वापस आना पड़ा, पर मैं मिड डे का संपादक था। जो गुजराती मिड डे है उसका मैं संपादक, तो मैं 2 साल रहा। तो मुझे भी साहित्य और ये सब चीजें जो है बड़ी अच्छी लगती है, और मेरी रुचि है, मैं लिखता करता भी हूँ। तो मेरी स्वाभाविक रूप से बहुत सारी जान पहचान वहां पे कुछ डायरेक्टरों से, कुछ लेखकों से, कुछ से हुई, एक्टर्स वगैरह से भी हुई, सबसे हुई। तो मुझे एक, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं लेना चाहता हूँ लेकिन उन्होंने मुझे मना किया, तो मैं लूंगा नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा, बोले मयूर भाई पता है आपको एक ही प्रॉब्लम है। क्या? बोले ये जब युवावस्था में आ रहे थे, इनके टैलेंट को जो है ना, एक्टिंग टैलेंट को किसी ने परखा नहीं। और अगर इनको सही वक्त पर जो है फिल्मों में काम करने का, या तो थिएटर में काम
मैंने कहा अगर मौका मिल जाता तो देश को आज ये दिन देखना ना पड़ता। ये बड़े एक बड़े रिस्पेक्टेड व्यक्ति ने कहा जो उस फील्ड में काम करते हैं। तो मैंने कहा कि सर ऐसा कुछ हम भी मानते हैं हमारे यहाँ, पर आपने बड़ा मतलब सीरियस आकलन कर दिया। बोले हम तो कहते हैं ये इसमें कलाकार बिल्कुल भरा हुआ है। बोले ये नक्शिक कलाकार आदमी है और कैमरा के हर एक एंगल को पहचानता है और आंख बंद रखते हुए भी उसको पता होता है कि कौन से एंगल से कैमरा उसको कहाँ कौन सा प्रोफाइल देख रहा है। मतलब बड़े विद्वान व्यक्ति। तो बोले आप इतने साल से भले ही काम कर रहे हो टेलीविजन में और ये सब, जब आपको नहीं पता है उतना उनको पता है। तो मैंने मान लेते हैं। तो समराइज क्या करें सोहित भाई, मतलब कि ये सब जो है, ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने की उनकी आदत है, खुद जो है वो रोज नई वेशभूषा में 3-4 दिन दिखने की, 3 दिन में 3-4 बार दिखने की जो उनकी आदत है, हमेशा जो है वो भविष्य में क्या होगा उसी पर बात करने की आदत है, वही है 10 साल और क्या है। मुझे लगता है जो 20 मिनट में आपने कहा है सर, वो भारत का, गुजरात का जो समरी है, अगर केवल इतना भी निकाल कर हम डाल दें तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो देश में हो रहा है, पहले अगर डालते तो अच्छा होता। ये हमें चर्चा शायद 2014 में कर लेनी चाहिए थी, जो अब कर रहे हैं। नहीं, मैं तो लगातार कहता आ रहा हूँ। मैं उस समय जो है ना राजू भाई, मैं वो कुछ नेशनल चैनलों में एज ए ब्यूरो चीफ काम करता था। बड़ी मजेदार बात है। एक चैनल जिसमें राहुल देव साहब जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार है हिंदी के, तो वो हमारे संपादक हुआ करते थे। तो उस चैनल में मैं गुजरात का ब्यूरो चीफ था। 2000 लोकसभा इलेक्शन 2009 के बिल्कुल तुरंत की बात है। तब से मैं जुड़ा था, तो मैं कुछ साल रहा हुआ। तो मैं जब रिपोर्ट भेजता था तो हमारे इनपुट वाले और आउटपुट वाले दोनों जो हमारे सहकर्मी होते थे वो हमसे झगड़ा कर लेते। वो कहते थे कि इतना बढ़िया आदमी, इतना शानदार आदमी आपका मुख्यमंत्री है और आप ऐसी रिपोर्ट हमको भेज रहे हो, आपको क्या दुश्मनी है उनसे? हमने कहा भाई हमारे खेत खलियान जो थे वो हमारे पैदा होने के 1 साल पहले हमारे पिताजी बेच दिए थे। तो वो कर चुके हैं। तो मोदी साहब ने वो कुछ नहीं किया है जिससे हमारे को निजी प्रॉब्लम हो। अगर हो सकता है तो हमारे पिताजी से हो सकता है, इनसे कुछ है ही नहीं, इन्होंने कुछ हमारा बिगाड़ा नहीं निजी रूप से। लेकिन जो खबर है धरातल पे वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब वो आपको याद होगा ये वाकया मोदी मीन्स बिजनेस या ऐसा कुछ टाइम ने लिखा था। जी, मोदी मीन्स बिजनेस, है ना। अब देखिए हमारी किस्मत भी कुछ अजीब सी है। उस समय अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन एबीसी की साउथ ईस्ट एशिया हेड, नाम में भूल रहा हूं अभी, काफी साल हो गए जी, और वो गुजरात के दौरे पे थी और कहीं से जो है उनको हमारा रेफरेंस मिला। तो हमारा ऑफिस था अहमदाबाद में उस समय, तो वहां पे जो है उनको वो मिलने के लिए, क्योंकि उनको लोकल हेल्प भी कुछ चाहिए थी। तो हमने कहा ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ऐसे ही, तो साउथ ईस्ट एशिया हेड एबीसी की, तो हमने उनको पूछा कि भाई आपके टाइम पे तो हमारे मोदी छाए हुए हैं, मतलब आप भी बहुत अभिभूत है, मतलब कि क्या आकलन है आपका हमारे मुख्यमंत्री के बारे में? तो वो अभी मतलब ताजा गुजरात आने से पहले जापान से होकर आई थी कुछ काम के सिलसिले में। तो उन्होंने कहा कि yeah, I've seen the time cover, but I didn't see Mr. Modi's face on the cover page. What edition are you talking about? उन्होंने दिखाया कि ताजा है मोहतरमा, ये देख लीजिए, अभी तो आपने छापा हुआ है ये टाइम वालों ने। तो उसने वो बैठ गई मेरी सिस्टम पे, कंप्यूटर पे, उन्होंने पूरा देख लिया। बोले नो दिस इज एन एडिटोरियल, दिस इज नॉट एडिटोरियल। तो मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा 4 एडिशन निकलती है टाइम की, उसमें एक साउथ पैसिफिक भी होती है, जो अंतिम वाली बताई उन्होंने। तो बोले वहां तो मैं होके आया हूं जापान से। तो कोई गार्डनर है, कोई माली है, उसकी फोटो लगी हुई है।
तो मैंने कहा और जगह पे, तो बोले नहीं और जगह पे नहीं है, ये तो आपका वो आपके इंडिया के लिए छापा गया है। एंड शी देन प्रूव्ड इट टू मी, देन आई इंटरव्यूड हर, और वो चलाया मैंने। तब भी हमारे जो काफी साथी जो थे चैनल पे कहा कि आप तो मोदी द्वेष करते हैं। मैंने कहा भाई खबर दिखा, ये एडिटोरियल नहीं है, ये एडिटोरियल है, ये साउथ ईस्ट एशिया हेड जो है एबीसी की, वो कह रही, तो मैं तो करता आ रहा हूँ शोभित भाई। जी जी बिल्कुल सर, आप गुजरात में रहकर करके आ रहे हैं, और ये जो अगर मैं दिखा और ये सकूं मनोज पटेल भाई गुजराती में बोले कि आप 100% सही बोल रहे हैं। मयूर पटेल भाई है, मनोज पटेल भाई राइट, गुजराती में लिखा है कि मयूर सर तमे 100% सारी बात करी। भाई तो सर झूठ बोलना आता नहीं है। ये अगर कहीं सीखने के क्लासेस होते हो तो हमको भेजिए, तो सीख जाएंगे। कोई होती बताए बहुत सर गुजरात में ही अच्छे होंगे क्लासेस वहीं से आया है। हमारा दाखिला नहीं होता वहां। बिल्कुल, मुझे लगता है जो पिछले 20-25 मिनट में आपने जो आकलन किया है, वो सभी चीजों पर, दर्शकों देखिए, ये केवल हंसने वाली बात नहीं है, अब ये ट्रेजेडी में कॉमेडी आप इसे जरूर कह सकते हैं, कि आप देखिए कि कैसे नामकरण हो रहा था। पहले शुरुआत गुजरात से होती है, जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जो गैस वाली बात अभी आप सुनते हैं गटर से आने वाली, वो अभी हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन गुजरात वाले शायद पहले से इसे जानते हैं। वो कृष्णा गोदावरी बेसिन का था गुजरात, वो केजी तो बेसिन वहां का। से एक एक कर सभी चीजें जो है देश भर में जो हो रही हैं, तो वाकई जो गुजरात मॉडल है उसका एकदम बढ़िया जिक्र मयूर जानी सर ने यहाँ पर किया है।